रिड्यूस कर लिया था। फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को यूज करते हुए, शोर तो नहीं आ रहा मेरी आवाज में ज्यादा? सर हवा की लहरों का आ रहा है, कोई ऐसी लहरें जो है ना उनका आ रहा है। बस ठीक है। अब हो गया ठीक? यस सर। यस चलो। सर। अच्छा, फिर उसके बाद हमने सेंटर ऑफ मास फ्रेम जब जिस वक्त यूज किया था, तो उस वक्त इक्विवेलेंट टू बॉडी प्रॉब्लम इक्विवेलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस हो गया था। और उसके बाद जिस वक्त हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज किया, उससे हमें पता चला कि जो मोशन है वो इंटायरली लाई इन वन प्लेन। अब मोशन इंटायरली लाई इन वन प्लेन का नहीं सिर्फ पता चला, इससे ये पता चला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कि मोशन जो है वो फिक्स्ड वन डायमेंशनल प्लेन में है। यानी मतलब ये है कि वो जो वन डायमेंशनल प्लेनर मोशन है उसमें जो वन डायमेंशनल प्लेन है वो अ, अपनी ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर रहा। अब इसके ऊपर बात कर लें, आप लोगों को ये बात अगर समझ आ गई हो तो। सर ओरिएंटेशन कैसे, मतलब चेंज नहीं कर रहा वो? ओरिएंटेशन, आप कोई सर्कल आप ले लें या आप सर्कल कंसिडर कर लें आप अपने दिमाग में। एक तरीका तो ये हो सकता है कि सर्कल जहां पे आपने फिक्स कर दिया है उसका प्लेन वहीं पर रहे हमेशा, उसको कहेंगे हम उस सर्कल की जो ओरिएंटेशन है वो फिक्स हो गई है। और एक ये है कि वो जिस तरह आप कोई गत्ता या कोई आप लेमिना वगैरह या कोई कागज की शीट लेकर के आप उछाल दें हवा में, तो आप देख रहे हैं कि वो कागज का प्लेन जो है वो कभी इस तरह मूव कर रहा है कभी उस तरह मूव कर रहा है। और एक तरीका ये है कि आप कोई भारी चीज जो है वो भारी गत्ता ले लें जिसको आप बिल्कुल ऐसे फ्लैट करके छोड़ें तो वो हमेशा फ्लैट ही रहे। तो जो हमेशा फ्लैट रहेगा हम कहेंगे ये जो प्लेन है ये फिक्स्ड ओरिएंटेशन के साथ है। होप के समझ आ गई होगी। यस सर। और कोई बात अगर आपने पूछनी है आप लोगों ने तो पूछ लें। और जो चीजें हमने की थी उसको अगर आप लोगों ने घर जाके नहीं किया तो आज का लेक्चर समझ नहीं आएगा। फिर उसके लिए जो है ना वो, एक तो आप में से बहुत सारे लोग जो इस आसरे पर होंगे कि चलो लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड मिल जाता है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए आपकी हाजिरी भी मैटर करती है। अटेंडेंस जो है यहाँ पर सिर्फ यस सर। लेक्चर ही मैटर नहीं करता। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, हो सकता है आवाज में कोई प्रॉब्लम हो। अब ठीक है? यस सर, आपकी आवाज तो आ रही है। चलो, मेरी तरह किसी और का भी नेट प्रॉब्लम हो सकता है। तो बहरहाल हम अब कोशिश करते हैं, 15 मिनट हो गए हैं, स्टार्ट करें ताकि चीज़ों को फिर हम टाइमली वाइंड अप करें। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वहां पर हमने देख ली थी वो ये था कि मोशन जो है वो वन डायमेंशनल फिक्स्ड प्लेन में है। तो उसका रिजल्ट हमने ये निकाला था, द टू बॉडी प्रॉब्लम विद सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स इज रिड्यूस टू टू डायमेंशनल प्रॉब्लम। अब चूंकि प्लेन में मोशन है तो हमें पता है प्लेन में मोशन टू डायमेंशनल होता है, तो इसलिए ये टू डायमेंशनल प्लेनर मोशन हो गया। इज इट ओके? अच्छा, अब जब टू डायमेंशनल प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी। और जो टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी तो दो इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगी। अब हमने सबसे पहले ये चूज करना है कि उस टू डायमेंशनल मोशन के लिए हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन कौन से यूज करने हैं। जिस वक्त हमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का पता चल जाएगा तो लेग्रांजियन इन टर्म्स ऑफ दोज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट लिखेंगे और फिर उसी
लेग्रांजियन के corresponding दो इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख लेंगे। तो ये पहला काम अब हम करने लगे हैं। सबसे पहले हमने प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको डिसाइड करना है, उनके लिए सिंबल डिसाइड करनी है। ये तो कंफर्म हो चुका कि दो टू डायमेंशन में चूंकि मोशन है तो टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे। अब किसी भी प्लेन में मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो बेस्ट वे है वो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करना है। तो यहां पर भी हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स ही यूज करेंगे। तो इसलिए उसने यहां पर जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज किए हैं उनका उनके लिए जो सिंबल यूज की है वो ये है आर एंड फाइव। और इन टर्म्स ऑफ विच लैग्रांजियन इज, और आर और फाइव की टर्म्स में लैग्रांजियन ये हो जाएगा, ये आप बारहा लिखते रहें, आपको याद होगा। ठीक है, क्योंकि टू डायमेंशन में आपने काइनेटिक एनर्जी भी लिखी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी भी लिखी हुई है प्लेन मोशन के अंदर ऑलरेडी। तो यहाँ पर आई होप कि आपको बड़ी आसानी से ये समझ आ गई होगी। लेकिन इसमें मैथ्स की जगह म्यू यूज किया है। तो यू मस्ट कीप इन माइंड दैट देयर इज अ पार्टिकल whose mass is reduced mass, and this is the factitious particle whose mass is the reduced mass defined previously, and r is the position of the particle or distance of the particle from some fixed origin in plane polar coordinate, and phi is the polar angle. So in that case Lagrangian become half mu r dot square plus r square phi dot square minus ur. Ur is the same as we have assumed over there where we have started this topic, and we have already proved that the potential depends only on the distance between these two particles. And now between these two particles the position vector r, that is also called separation vector, was used. सर अब गर्ल्स कह रही हम हैं कि हम एक्सेप्ट करें। ये ना, ये एक ही है मेरे पास आ रहा है अभी तो। ये 20 लोग अभी आए हैं, बाकी मुझे पता नहीं किस वजह से नहीं आए। वो कह रहे हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं आप कर रहे, तो उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि हमसे नहीं हाँ हो रहा, हाँ, ज्वाइन नहीं हो रहा उनका। अब काफी सारे लोगों ने किया है। अब देखो जरा, अगर किसी का मैसेज दोबारा आए तो फिर मुझे बताइएगा। चलो हम एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, वरना ये मसला जो है ना ठीक है वो। सर। अस्सलाम वालेकुम सर अभी जी। आप उनको मैसेज करें, वालेकुम सलाम। सर जी अभी आप अक्सर लोगों को मैसेज करें कि वो एक्सेप्ट। सर जी यहाँ से अक्सर मुझे ये वॉइस की ना वो लिंक ज्वाइन नहीं हो रही सर। लिंक मैं दोबारा सेंड कर दूं उनको, क्या है इसका? जी सर दोबारा सेंड कर दें। चलो मैं दोबारा सेंड करता हूँ। आप लोग उतनी देर में कोई क्वेश्चन पूछते रहें जो किसी को नहीं समझ, या जिस हवाले से भी वो बात करना चाह रहा है। सर ये पोजीशन वेक्टर जो क्या ना सेपरेशन वेक्टर आपने कहा है ना कि वो हो सकता है। नहीं है ना वो सेपरेशन वेक्टर। अब आपकी वो सारी कहानी वो याद होनी चाहिए जिसमें हमने जो टू बॉडी प्रॉब्लम था उसको जब वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस किया, तो उसमें जो सेपरेशन वेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था वो यही वाला पोजीशन वेक्टर है। लेकिन अब ये सेपरेशन वेक्टर बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव कर रहा है जिस तरीके से मैं एक मिनट लेंथ चेंज कर लूं। ये दोबारा ग्रुप्स में फिर सेंड कर रहा हूँ। असल में वो ज्वाइनिंग लिंक तो वही है जो पहले था, लेकिन मैं चलो दोबारा सेंड कर देता हूँ। ये अब चेंज तो नहीं होगा।
ये गर्ल्स इवनिंग, गर्ल्स इवनिंग में से मेरा ख्याल कोई भी नहीं आ रहा ना आजकल। यस सर। सर दो हैं, एक्सा इलियास है एक, और एक शायद बॉयज में से नहीं है सर। बॉयज में से हैं यार। चलो खैर ये चेक कर रहे हैं अब, अगर ये ज्वाइन हो रहे हैं लोग तो। अभी हो गए सारे ज्वाइन जो आपको मैसेजेस कर रहे थे? यस सर, कुछ हुए हैं, अभी कुछ नहीं हुए। वो उनका आ नहीं रहा मेरे पास, या तो उन्हें कहें कि दोबारा से वो करें। सर बॉयज का काम है उसमें टू बॉडी प्रॉब्लम जो है, यानी लास्टली जो लास्ट हमने किया था उसको मैं ज्वाइन करने के लिए थोड़ी सी डिस्कशन अभी मैंने की थी, और वो डिस्कशन ये थी कि बुनियादी तौर पे हमने टू बॉडी प्रॉब्लम से स्टार्ट किया था और उसको रिड्यूस कर लिया था वन बॉडी प्रॉब्लम में बाय यूजिंग सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जब वो वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस हो गया था तो फिर हमने यूज किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, और उसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम का हमें पता था कि वो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। उस एंगुलर मोमेंटम को हमने लिखा था सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, और उससे जो उसका एक्सप्रेशन बना था उससे हमें दो चीजें अखज़ की थी। पहली चीज ये अखज़ की थी कि जो अ, आपका मोशन है वो इंटायरली इन प्लेन है, और फिर हमने ये साबित किया था कि वो इंटायरली इन प्लेन विच इज फिक्स्ड, यानी वो प्लेन अपनी ओरिएंटेशन भी चेंज नहीं करता। यानी दूसरी उसकी उसका ये ऑप्शन था कि वो जो प्लेन है वो फिक्स रहता है, ठीक है ना। कोई भी अपनी वीडियो ऑन ना करे, कि लाजमी बात है कि गर्ल्स ने बॉयज को अपनी शक्ल दिखानी है और बॉयज ने गर्ल्स को दिखानी है, इसलिए ना आप मेहरबानी करें और थोड़ा हया का दामन हाथ में रखें। बात सुने जो आपसे की जा रही है, जो आपको क्वेश्चन का मसला है, जो बात मसला है वो उस पर तवज्जो दें और पूछें मुझसे।
मुझे हैरानी हो रही है कि आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते। अच्छा, ये बात अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस किया और फिर उसके बाद हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम से ये पता चलाया कि मोशन जो है वो वन प्लेन में है और फिक्स्ड प्लेन में है। जब ये दोनों चीजों का पता चल गया तो मोशन इन इंटायरली इन वन प्लेन होने का मतलब ये है कि उसकी 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी। तो इसको फिर हम कहते हैं कि ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम बन गया है। तो ये लास्ट में मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है इसके ऊपर गौर करें जरा। टू बॉडी प्रॉब्लम विद सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स इज रिड्यूस टू अ 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम। अब अगर 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है तो उस सूरत में दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे और चूंकि मोशन प्लेन में है तो जस्ट ऑप्शन है वो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स का होता है। तो इस हवाला से प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है वो हम यूज करेंगे। और प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए ये जो मैंने हाईलाइट किया इसमें उसकी सिंबलाइजेशन की गई है। यानी हमने ये assume कर लिया कि वो जो जी अब आ रही है आवाज? हेलो, जी सर अब आ रही है। ठीक है। अच्छा, तो ये प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं जो हमने यूज किए हैं वो दो हैं, नंबर 1 आर और नंबर 2 फाइव। तो आर फाइव की टर्म्स में लग्रांजियन लिखें ताकि हम उससे लग्रांज इक्वेशन लिख सकें। ये स्टेप्स जैसे मैं बोल रहा हूँ ये हमेशा के याद रखें इसको, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। बाकी जो पीछे आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में उसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए और इसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ सकता है उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होगी ये अंडरस्टैंडिंग। और आपको ये अंडरस्टैंडिंग लाजमी तौर पे होनी चाहिए, इसलिए सात चीजों को नोट करते जाएं। लग्रांजियन इज इक्वल टू 1/2 म्यू आर डॉट स्केयर प्लस आर स्केयर फाइव डॉट स्केयर माइनस यू आर। ठीक है, इसको जरा अंडरस्टैंड कर लें। इसके बारे में अगर कोई बात पूछनी है तो अभी पूछ लें, आप में से कोई पूछना चाहता है तो अब हम लग्रांज इक्वेशन लिखने वाले हैं। लग्रांज इक्वेशन दो लिखेंगे, एक है आर इक्वेशन और एक है फाई इक्वेशन। यानी एक लग्रांज इक्वेशन जो करस्पॉन्डिंग टू आर वेरिएबल होगी और दूसरी लग्रांज इक्वेशन जो करस्पॉन्डिंग टू फाई वेरिएबल होगी। तो सबसे पहले आप लग्रांजियन 8.20 के ऊपर गौर कीजिएगा, जिसमें फाई जो है ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट है और जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो लग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं वो सिंपल हो जाती हैं और वो किसी न किसी कांस्टेंट ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करती हैं। और अब हम देखते हैं कि फाई के करस्पॉन्डिंग कौन सा कांस्टेंट ऑफ मोशन है फॉर द प्रेजेंट केस। तो इसने ये बात यहाँ पर लिखी है, लग्रांजियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई, सो कोऑर्डिनेट फाई इज इग्नोरेबल। ये and the Lagrange equation corresponding to phi is just partial L over partial phi dot। क्योंकि अब लग्रांज इक्वेशन आपने पूरी लिखनी है, पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई माइनस डी ओवर डी टी ऑफ पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई डॉट। ये समझ आ रही ना अब आपको? और सर इसको तो इग्नोर करना है ना फाइव वाली को। नहीं, फाई वाली इक्वेशन को इग्नोर नहीं करना। फाई वेरिएबल जो है वो इग्नोरेबल की सेंस ये नहीं है कि उसको छोड़ देना है। इग्नोरेबल की सेंस ये होती है कि उसके करस्पॉन्डिंग या फाई जो वेरिएबल होता है वो करस्पॉन्ड करता है किसी कांस्टेंट ऑफ मोशन को, और कांस्टेंट ऑफ मोशन एक ऐसी किसी ऐसी क्वांटिटी का नाम होता है जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो। और जो चीज चेंज ना हो उसको फिर मालूम करने का वो सिस्टम अपनी जब स्टेट चेंज करता है तो वो चूंकि चेंज नहीं होती तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं टाइम के साथ। इसलिए हम कहते हैं कि ये आपका जो कोऑर्डिनेट है ये इग्नोरेबल है, ये सेंस इग्नोरेबल की ये होती है।
ठीक है, इसको आपने इस तरीके से ज़हन में रखना है। अच्छा अच्छा, आप मुझे ये बता दें, ये गूगल मीट में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता जिसमें आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन होते रहें, या हर दफा मुझे अलाउ करना पड़ता है? सर जी हर तो आपको ये अलाउ करना पड़ेगा। ये सर वो फजूल है लड़के के वैसे मैसेज उस का हवाले से। सर फिर जूम पे कर लिया करें सर, कल से जूम कर जून लेंगे। पे ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसमें लेक्चर भी रिकॉर्ड हो जाता है। चलो खैर, लेक्चर रिकॉर्ड का तो इतना मसला नहीं है, वो आप लोग कर रहे हो। अब जो है वो, मैं अब आ जाऊं फाइव इक्वेशन की तरफ। फाइव इक्वेशन ये सामने आप लोगों के लिखी है, आप में से कोई भी इस पर ऊपर बात करना चाहता करे और मुझे बताए कि कैसे लिखी है। चलो अभी मैं किसी से पूछता हूँ कि कैसे लिखी है, ताकि मुझे पता चले। ये मोहम्मद अदरीस साहब बताएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे लिखी है। सर असल में आज मेरा पहला लेक्चर है, तो सर मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है सर अभी। यानी पहले दिन ही पढ़े आ गया तुम? सर वो ना असल में एतकाफ बैठा था, तो सर इसलिए ना आज मैं पहला अच्छा लेक्चर अच्छा, चलो चलो, ठीक है ठीक है। ये अरसलान साहब बताएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे लिखी है। नहीं समझ आई सर। हाँ, अच्छा चलो, इसका मतलब आप चंद्रे हैं, और पूछ भी रहा हूँ आपसे कि आप पूछ लो, कोई बात पूछनी है तो। हाँ रोशन भेट, आप बताओ ये क्वेश्चन कैसे सर लिखी है। मुझे आवाज ही नहीं आई, ये 2 मिनट तो पूरे मैसेज चुप करके बैठी हूँ, मुझे आवाज बिल्कुल भी नहीं आई। तो अब कैसे आ गई है? जब आपने कहा कि आप लोग चढ़ रहे हो तब आई। अच्छा चलो, ये बताओ, ये क्वेश्चन 8.21 हमने लिखी है फाइव इक्वेशन। फाइव इग्नोरेबल का मतलब ये आपको समझाया था, इसका क्या मतलब है? अब ये क्वेश्चन कैसे लिखी है? सर वो वाली आवाज भी नहीं आई जब आपने इग्नोरेबल का बताया। वो उसमें कोई नहीं, इसका ये इक्वेशन तो आप बताओ ना कैसे लिखी है, इसमें उसका कोई ताल्लुक नहीं। मैं बताऊं सर? बताओ। सर इसको डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू फाई। जब फाई के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो आर वाला जो फैक्टर होगा वो कांस्टेंट होगा, और पार्शियल डेरिवेटिव कांस्टेंट का जीरो होता है, इसलिए बाकी हमारी फाई वाली बचेगी सर। और वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका डेरिवेटिव भी लेना था, और वो चूंकि यस जीरो के सर। बराबर आना था, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है। तो ये फाइव इक्वेशन बन गई है, ठीक है। यस सर। अब फाइव इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन है। म्यू आर स्क्वायर फाई डॉट इज द एंगुलर मोमेंटम एल, स्ट्रिक्टली द जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम विच मे बी डिनोटेड बाई एल जेड। तो ये आप नोट कर लें इस बात को। अब द फाइव इक्वेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि इग्नोरेबल का मतलब होता है कि वो ऐसा कोऑर्डिनेट है जिसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है, और वो कांस्टेंट इन टाइम रहती है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये इग्नोरेबल इन टाइम है। लग्रांज इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू आर अब हमने लिखी है, उसमें उसने पूरी इक्वेशन लिखी है, क्योंकि आर जो है वो साइक्लिक नहीं है, बल्कि आर जो है वो मूव चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस सेंस में ये क्वेश्चन जरा एक मिनट में सोचें कैसे बनाई है। ये बताए मुझे कोई, ये क्वेश्चन कैसे बनी आर इक्वेशन 8.22? तो सारे चंद्र इकट्ठे होया। अच्छा, ये आर इक्वेशन जो है ना, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे इफ वी मूव द सेंट्रीपिटल टर्म। अब ये अगर आप गौर करें कि इस आर इक्वेशन में भी पाई डॉट स्क्वायर मौजूद है,
और यहाँ पर भी थीटा इक्वेशन में फाई डॉट मौजूद है। तो यहाँ से म्यू आर स्क्वायर फाई डॉट इज इक्वल टू एल, इस इक्वेशन में से फाई डॉट को निकाल करके हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो इससे जो फाई है वो एलिमिनेट भी किया जा सकता है। बहरहाल देखते हैं किस तरह हम इसको फर्दर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब इक्विवेलेंट वन डायमेंशनल प्रॉब्लम की बात करेंगे। तो वन बॉडी टू बॉडी प्रॉब्लम से वन बॉडी प्रॉब्लम और वन बॉडी प्रॉब्लम से टू डायमेंशनल प्रॉब्लम, और अब टू डायमेंशनल प्रॉब्लम से इक्विवेलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम जो है इसके ऊपर वन डायमेंशनल प्रॉब्लम जो है इसके ऊपर हम आ गए हैं। इस तरीके से आपको समझ होनी चाहिए इसकी, ये इस तरह प्रॉब्लम में पूछा जाएगा। टू इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव टू सॉल्व आर फाई इक्वेशन एंड रेडियल इक्वेशन। अब इनको हमने नाम डिफरेंट दे लिया है, रेडियल इक्वेशन, और बुनियादी तौर पे हम रेडियल इक्वेशन ही सॉल्व करेंगे क्योंकि फाई इक्वेशन के कोरिस्पोंडिंग तो जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इस सेंस में उसने ये इक्वेशन 2.3 में गौर कीजिएगा जरा। इक्वेशन 2.3 में फाई डॉट की वैल्यू को निकाला है और वो इक्वेशन 2.22 में उसने पुट कर दिया है। पुट करने के बाद भी इक्वेशन 8.24 बनी है, इसको जरा देख लें। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगला पूरे का पूरा चैप्टर इस इक्वेशन के ऊपर ही बेस करेगा। इसी इक्वेशन को सॉल्व करना, इसको लाजमी तौर पे आप सही तरीके से समझ लें ताकि आप खुद इसको कर सकें। आप मुझे बताएं, रोशन बेटा आप बताओ ये कैसे आई इक्वेशन 8.24? आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। फिर बोल देनी चंद्रे। सर अब आवाज क्लियर है कट रही है शाहनवाज? इसलिए। अब अब बात हो रही है सर। डिस्ट्रैक्ट हो जाती है सर बार बार। मेरे पास नहीं आ रही सर, कभी आती है कभी नहीं आती, पता क्यों। अच्छा, अब सर फिर एक क्या दफा किया जाए आवाज? बोलो। सर एक दफा इक्वेशन 8.22 दोबारा दिखा दें। इक्वेशन 8.22 ये है आर इक्वेशन जो हमने फाइंड की है, और जो इक्वेशन 8.21 थी वो ये है फाई इक्वेशन। इसमें से फाई डॉट की वैल्यू निकाल करके 8.22 में पुट की है, जिससे ये इक्वेशन 8.24 बन गई है। इस इक्वेशन 8.24 के अंदर एक चीज उसने यहाँ पर ये यूज की हुई है, डी यू ओ डी आर। ये आपको पता है असल में फोर्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उस फोर्स की वैल्यू जो है वो नहीं पुट कर रहे, बल्कि जो पोटेंशियल है, चूंकि हमें वो पोटेंशियल अननोन है, जब वो पोटेंशियल हम जान लेंगे तो उसके नतीजे में हमें पता चल जाएगा कि कौन सी फोर्स है। तो इसलिए पोटेंशियल अननोन है इस इक्वेशन में। गिवन पोटेंशियल के लिए इसको हम सॉल्व किया करेंगे। जब भी जरूरत होगी सबसे पहले हमें गिवन पोटेंशियल बताया जाएगा और गिवन पोटेंशियल को इस्तेमाल करते हुए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 8.24 को। तो 8.24 दोबारा से ज़हन नशीन कर लें। म्यू आर डॉट इज इक्वल टू माइनस डी यू ओवर डी आर प्लस म्यू आर फाई डॉट स्केयर इज इक्वल टू माइनस डी यू ओवर डी आर प्लस एफ सी एफ लिखा हुआ है। सी एफ स्टैंड फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये साबित किया जा सकता है कि ये जो म्यू आर थीटा डॉट स्केयर है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। ठीक है, आप लोगों को आवाज आई होप के आ रही होगी सही? यस सर। जी सर। अच्छा, तो अब ना आप को कोई मसला होता है ना तो फौरन बताया करो उसी वक्त ना, ताकि वो मामला रिजॉल्व हो सके, ठीक है। तो अब यहाँ से 8.24 देख लें, इसके ऊपर कोई बात चाहिए आप लोगों को, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसमें से अलहदा कर लें, ठीक है। और उसमें जो दूसरी फोर्स है डी यू ओवर डी आर, इसको क्या नाम दिया हुआ है? एक्चुअल फोर्स प्लस अ फिक्टिशियस आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
फिक्टिशियस आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको भी आप ज़हन करें कौन सी है ये। दोबारा बताइएगा, आपने क्या नाम लिया है? आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर यही इनवर्ड होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी। जब ये रिएक्शन के तौर पे इसको हम स्टडी करेंगे तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। फॉर द प्रेजेंट केस हम इसको रिएक्शन के तौर पे स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रखा हुआ है। सर जिसमें मैस रिड्यूस हो जाए मैथ वो तो शुरू से फिक्टिशियल फोर्स रिड्यूस है। होती है ना? नहीं, ये पार्टिकल के ऊपर है। आपने, हम इसको फिक्टिशियस उसी सेंस में कह रहे हैं क्योंकि अब 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम फैक्टिशियस 1 डायमेंशनल 1 बॉडी प्रॉब्लम में हुआ था सॉल्व, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है जिसका मैस म्यू। हमारे असल प्रॉब्लम में हमारे पास 2 पार्टिकल हैं, एक का मैस m1 है, एक का मैस m2 है। लेकिन उन दोनों पार्टिकल के मोशन को सॉल्व करते करते हमने एक प्रोसीजर अपनाया है, और इस प्रोसीजर के दौरान एक इंट्रोड्यूस कराना पड़ा हमने ऐसा पार्टिकल जिसका मैस ना m1 है ना m2 है, बल्कि उसका मैस म्यू है। और म्यू जो है वो अपनी डेफिनेशन के थ्रू उनके मैसेज के साथ रिलेटेड है। तो इस सेंस में आपने ये बात याद रखनी है। और कोई बात? चलो अब हम जो है वो इस पोजीशन में है कि हम फर्दर प्रोसीड कर सकें। ये कमेंट याद रखने अब आपने, वी हैव रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ 2 बॉडी इनटू अ सिंगल 1 डायमेंशनल मोशन या 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम। और ये 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम किसने कहां पे एक्सप्रेस किया है? 8.24 में। स्टेप्स आप ध्यान में रखने हैं, ध्यान में रखने हैं आपने। बिफोर वी डिस्कस व्हाट द सॉल्यूशन आर गोइंग टू लुक लाइक, कहता कि अब हम ये डिस्कस करने से पहले कि ये जो हमारा प्रॉब्लम अब रह गया है, यानी 8.24 इक्वेशन आ गई है जिस प्रॉब्लम के कोरस्पॉन्डिंग, वो है क्या, उसके सॉल्यूशन किस तरह के हैं। कहता है ये बात देखने के लिए, देखने से पहले हम उसको कुछ रीअरेंजमेंट उसकी करते हैं जिससे चीजें और कुछ वाजे हो जाएंगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कहता है हम रीराइट करते हैं, एंड यूजिंग फाई इक्वेशन टू एलिमिनेट फाई डॉट इन फेवर ऑफ कांस्टेंट एल। अब उसने जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी उसमें से फाई डॉट जो है वो इन टर्म्स ऑफ एल, वहां से उसी इक्वेशन से 8.2221 इक्वेशन या 22 है मेरा ख्याल, उससे निकाल करके ये हमने देख लिया है। और ये वैल्यू जब हमने यहाँ पे पुट की है एफ सी एफ की इक्वेशन में, तो ये बन गया एल स्क्वायर ओवर म्यू आर क्यूब। Even better, we can now express the centrifugal force in terms of centrifugal potential energy. हमें पता है हर फोर्स जो है अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स हो तो उसको हम इन टर्म्स ऑफ सम पोटेंशियल फंक्शन लिख सकते हैं। तो इस सूरत में इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल फंक्शन जब हमने लिखा है तो उस सूरत में उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई पोटेंशियल होगा, और उस पोटेंशियल का नाम हमने यूसीएफ रख लिया है, और ये यहां पर किया गया है। मुझे ये बता दें ये इक्वेशन कैसे लिखी है, कोई बताए जल्दी से। ये एक फैक्ट है जो हम बहुत पहले यूज करते रहे हैं, आपको समझाता रहा हूं मैं।
बिल्कुल भी नहीं आइडिया। डेरिवेटिव लिया सर आर के रिस्पेक्ट। हाँ वही पूछ रहा हूँ क्यों, मतलब कैसे हमें पता चला कि डेरिवेटिव लेने से ये हो जाएगा। डेरिवेटिव किसका लिया है? आर का लिया है। नहीं, डेरिवेटिव किसी फंक्शन का लिया जाता है ना, वो फंक्शन बताओ किसका डेरिवेटिव लिया। सर इधर तो उन्होंने आर फंक्शन का लिया हो ना डेरिवेटिव। वो तो अल्फा विद स्क्वायर रिस्पेक्ट तो टू आर लिया हुआ है ना। जी सर। फंक्शन कौन सा है जिसका डेरिवेटिव लिया? आर सर आर। आर नहीं है। आर फंक्शन आर नहीं है। चलो बताओ कौन सा फंक्शन है, आप बताओ रोशन भेट। सर एल तो कांस्टेंट है ना, बाकी बच जाते हैं म्यू, अब उसका लेंगे हम, वो भी तो हम कहेंगे कांस्टेंट है। इसमें एल स्क्वायर ओवर 2 म्यू आर स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया हुआ है। अब मुझे बताओ ये फंक्शन पहले कहीं मौजूद था? यस सर, ये फाइव में मौजूद था सर। कहां पर? 5 वाली क्वेश्चन एट निकालूं जरा। 8.23 सर मेरे वो ख्याल में। समथिंग थी टू टू थ्री सर, ये जो 8.23 है। हाँ, इस ये बाजार इसमें ये लगता है मौजूद है, लेकिन ये एग्जैक्टली वही नहीं है, देखो जरा। तो बाकी सोते हो या? ये सर पोटेंशियल फंक्शन है। चंद्रे मेरी बात गौर से सुने आप। देखें, जब कोई फोर्स कंजर्वेटिव होती है तो उस फोर्स के corresponding कोई पोटेंशियल होता है, और हम वो पोटेंशियल ढूंढना चाह रहे हैं। हम वो पोटेंशियल ढूंढना चाह रहे हैं कि कौन सा है। हमें ये पता है कि किसी भी फोर्स का कि कोई भी फोर्स जो है वो उस पोटेंशियल का डेरिवेटिव होती है। तो हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना था जिसका डेरिवेटिव लेने के साथ लेने पर एफ सी एफ आ जाए, यानी ये वाली फोर्स आ जाए, ये वाली। और हमने फिर सोचा कि ऐसा कौन सा फंक्शन हो सकता है, तो ऐसा ये वाला फंक्शन हो सकता है, ये वाला, जिसमें ये इसका डेरिवेटिव अगर लेंगे तो ये आ जाएगा, ये पूरा। ठीक है, तो यहां से हमें ये पहचान हो गई कि ये एल स्क्वायर ओवर 2 म्यू आर स्क्वायर है, ये असल में वो पोटेंशियल है। तो ये वो पोटेंशियल है जिसका नाम उसने क्या रखा हुआ है, यूसीएफ, यानी पोटेंशियल corresponding टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये देखें फिर आप, सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी। रिटर्निंग टू इक्वेशन 2.4। अब हमने वहां पे यहाँ पे एफ सी लिखा था, एफ सी एफ लिखा था यहाँ पर, उसकी जगह आप उसकी वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। जब उसकी वैल्यू रिटर्न की है तो उस सूरत में फिर हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, ये। ठीक होगी बात? इस इक्वेशन में गौर कीजिएगा, ये वाली टर्म का, और इसमें फिर ये वाली दो टर्मों का भी गौर कीजिएगा, ये वाली, ये डेरिवेटिव है, नेगेटिव साइन के साथ डेरिवेटिव है यू आर प्लस यू सी एफ आर का। अब अगर आप इसके ऊपर गौर करें जरा, म्यू आर डॉट इज इक्वल टू, आगे क्या नेक्स्ट सामने क्या होता है, फोर्स। और फोर्स क्या है, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट या डेरिवेटिव ऑफ सम पोटेंशियल फंक्शन। और पोटेंशियल फंक्शन में दो टर्म्स हैं, यू आर प्लस यू फैक्टर यू सी एफ। इसका मतलब है कि इस पूरे फैक्टिशियस वन बॉडी प्रॉब्लम में जो पोटेंशियल है वो कैसी बिहेव कर रहा है, जैसे वो इन दो टर्म्स का सम है, और इन दोनों टर्म्स के सम को हमने यू इफेक्टिव पोटेंशियल रख लिया हुआ है इकट्ठा करके। तो इसलिए
डी इधर सामने इसमें लिखा है डी माइनस डी ओवर डी आर यू एफ आर, ये पोटेंशियल इफेक्टिव पोटेंशियल है। और इफेक्टिव पोटेंशियल की डेफिनेशन भी उसने यहाँ पर कर दी है, ये अब आपको याद होना चाहिए। अब किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें इस इफेक्टिव पोटेंशियल का पता हो। और इस इफेक्टिव पोटेंशियल का पता होने के लिए हमें किस चीज का पता होना चाहिए? इस पोटेंशियल का पता होना चाहिए जो सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स के corresponding है। और ये जो है इसको तो हमने अब डिटरमिन कर लिया हुआ है इस टर्म को। इसमें ये टर्म हमें कैसे मिल जाएगी? आपके गिवन प्रॉब्लम के लिए म्यू क्या है, आपके गिवन प्रॉब्लम के लिए एल क्या है, और एल हमने पहले स्पेसिफाई किया हुआ है। क्या चीज है एल? टोटल एंगुलर मोमेंटम। बल्कि स्पेसिफिकली मोर स्पेसिफिकली उसने कहा था कि ये जेड कंपोनेंट है। अगर हम उस प्लेन के corresponding वो प्लेन जिसमें ये इंटायर मोशन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को जेड डायरेक्शन ले लें तो ये वाला मोमेंटम जो है फिक्स्ड मोमेंटम क्या बन जाएगा? जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा। ये इसने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है इस बात को लेकर के, ठीक है। इसमें उसने एक्चुअल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी उस कॉमेट की ये नोट की है, और ये उसका इफेक्टिव पोटेंशियल उसने लिख लिया है। इफेक्टिव पोटेंशियल लिखने के बाद उसने इफेक्टिव पोटेंशियल को यहाँ पे प्लॉट किया है। अब इसके ऊपर आपने गौर करना है, ये सेंट्रल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पोटेंशियल है और इट रिमेन ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट गोज टू जीरो एज आर अप्रोचेस इन्फिनिटी। यानी जब पार्टिकल अपने सेंट्रल पॉइंट से जैसे जैसे दूर जाता जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होती जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होते होते जीरो हो जाएगी। जबकि इसके corresponding जो पोटेंशियल एनर्जी हमने उन दोनों पार्टिकल के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हमने यू कहा हुआ है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। और ये नेगेटिव है, लेकिन जैसे आर अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को तो ये भी जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है। लेकिन ये ख्याल रखना है आप लोगों ने कि ये जो यू सी एफ है ये ज्यादा तेजी से जीरो की तरफ जा रहा है एज कंपेयर टू द यू, और यू जो है वो हमेशा नेगेटिव है जबकि यू सी एफ हमेशा पॉजिटिव है। और ये जो सॉलिड लाइन इन बिटवीन इसके है ये दोनों का सम है, ठीक है। ये सॉलिड लाइन जो इन दोनों के इन बिटवीन है ये दोनों का सम है, यानी इफेक्टिव पोटेंशियल है। इसके ऊपर आपने गौर करना है, इफेक्टिव पोटेंशियल, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द फर्दर प्रॉब्लम्स ऑफ फ्यूचर ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब इसमें आपने गौर करना है कि ये जो इफेक्टिव पोटेंशियल है, ये इफेक्टिव पोटेंशियल ये इस तरह चल रहा है, इसने यहां पर क्रॉस किया है किसको? आर एक्सिस को, और फिर इस तरीके से ये कम होता गया, हम होता गया, और कम होते इसका नेगेटिव साइड के ऊपर एक मिनिमम वैल्यू आई। फिर उसके बाद जो है ये दोबारा से इस तरह बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते ये इस तरीके से अप्रोच करना शुरू हो गया जीरो की तरफ, जैसे जैसे हम इससे इसको हम आर को बढ़ाते जाते हैं। इसमें इसमें ध्यान रखना है। ये अब एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम उसने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। अब ये वाला प्रॉब्लम जो है वो हमेशा से इसी तरह का होगा, पोटेंशियल ऑलमोस्ट इससे मिलते जुलते ही हम होंगे जो ज्यादा स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इस सूरत में यहाँ पे उसने डिस्कशन हो गई है, ठीक है। ये सारी डिस्कशन जो है उसने जो यहाँ पे की है ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पे डिस्कस करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिस्कस करने के लिए यहाँ पे जो इक्वेशन है रेडियल इक्वेशन जिसको हमने कहा था वो अब हम देखते हैं 8.29, वो इफेक्टिव पोटेंशियल वाली। उसको कहता है कि अगर हम दोनों साइडों को आर डॉट से मल्टीप्लाई कर दे तो फिर उस सूरत में एक साइड पे ये टोटल डेरिवेटिव बन जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, ये इस इक्वेशन के ऊपर। और दूसरी साइड पे उसी तरीके से
माइनस डी ओवर डी टी ऑफ यू इफेक्टिव पोटेंशियल है। अब अगर ये दोनों तरफ टाइम डेरिवेटिव है तो फिर उस सूरत में ये टाइम डेरिवेटिव को इधर ले आए और इस टर्म को भी इधर ले आए, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी टी ऑफ 1/2 म्यू आर डॉट स्क्वायर प्लस यू इफेक्टिव। तो उस सूरत में ये टाइम डेरिवेटिव चूंकि इसका 0 है, तो उस सूरत में ये सारी की सारी टर्म जो है ये कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। अब हमें पता है कि अगर मैं इसको लिखूं कि ये इफेक्टिव क्या चीज है, तो ये है, क्योंकि वैल्यू पुट कर दी ना यू इफेक्टिव की, और जब ये वैल्यू रिटर्न की है यहाँ पे फाई की पोटेंशियल एनर्जी में, तो आप गौर कीजिएगा ये वही है जो हमने काइनेटिक एनर्जी लिखी थी, अगर आपको याद हो तो ये वही काइनेटिक एनर्जी है जो हमने शुरू में लिखी थी। और ये क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये क्या होगी टोटल एनर्जी। तो इसका मतलब है कि ये जो टर्म है यहाँ पर ये टोटल एनर्जी है और ये कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट का नाम हमने ई रख दिया हुआ है, तो इसलिए ये टोटल इफेक्टिव एनर्जी जो है वो कांस्टेंट। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं, आप बोलें। करेंगे ज्वाइन कर दें। हाँ हाँ, वो कर दिया मैंने ज्वाइन। अब आप इसके बारे में बोलें, ये बात समझ आ गई आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने कैसे लिखी है। अभी 2 मिनट में रुकता हूँ, आप इसके बारे में बात कर लें। रिपीट कर दें सर। क्या कर रहे हो सर जी जी। मैंने कहा रिपीट कर दें सर। सर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास नेगेटिव में नहीं थी। हाँ हाँ, अब हमने वो लग्रांजियन लिखा था, अब हमने यहां से ये इस इक्वेशन से इसको लिखा है, ये देखें 1/2 म्यू आर डॉट स्क्वायर प्लस यू इफेक्टिव इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यू इफेक्टिव की वैल्यू जो है वो वहां पे पुट की है, अब उसको देखें आप कहां से पुट की है यू इफेक्टिव की वैल्यू, अभी डिफाइन की है यू इफेक्टिव की वैल्यू, ये देखें यू इफेक्टिव की वैल्यू नजर आई आपको। वो नेगेटिव फोर्स है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 4 जो आपके जहन में आ रहा है। क्यों जी, बात समझ आ गई है। जी सर। जी, अब थोड़ा सा इसका हम पढ़ लेते हैं। दिस कंप्लीट्स द रीराइटिंग ऑफ 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव मोशन एज इक्विवेलेंट 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग जस्ट रेडियल मोशन। ये भी इंपॉर्टेंट तबसरा है, इसको ध्यान रखना है। We see that the total energy can be thought of as 1 dimensional kinetic energy of the radial motion plus the effective 1 dimensional potential energy। ये वही वो बात कर रहा है कि अब जो एनर्जी है वो भी 2 पार्ट में तकसीम हो गई है। एक तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम जो है both in terms of force and terms of energy can be immediately transferred to two body central force problem। ठीक है, अब वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जिनका हमने मैंने आपके साथ तज़किरा किया था कि उसके वापस हम टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में हम जा सकते हैं, इक्विवेलेंट 1 बॉडी प्रॉब्लम्स। मेरे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आ नहीं रही, एक्सेप्ट करें, ये किसी का मैसेज आया है लेकिन मेरे पास आपका मैसेज नहीं आ रहा है, आप दोबारा से ज्वाइन करें जो भी है ये जी। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब जिस तरह उन्होंने कॉमेट का प्रॉब्लम पहले यहाँ पे डिस्कस किया था इफेक्टिव पोटेंशियल की सूरत में, यहाँ पे फिर वो इसी तरीके से टोटल एनर्जी की सूरत में यहाँ पे कॉमेट का प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करेगा, और उससे हमें बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि हमें बताएगी कि किस तरह से
ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है। खत्म हो गया। अच्छा, अब कोई बात आप लोगों ने पूछनी है तो पूछें। सर ये शोर आ रहा है सर। जो यहाँ पे एनर्जी कंसर्वेशन वाला है, इससे ऐसी इंफॉर्मेशन की शुरुआत है जो हम नेक्स्ट टाइम जो है वो हमेशा उसकी बात करते रहेंगे। ठीक है, अब जरा मैं इसके बारे में बात करना स्टार्ट करता हूँ और अब हम इसको तफसील से इसकी बात करते हैं और इसको इसको आज कंप्लीट करेंगे यहाँ तक ना, इस एनर्जी कंसिडरेशन को। ये वो कहता है कि हम इसमें बाय कंसिडरिंग इट्स टोटल एनर्जी, सबसे पहले हम इसकी टोटल एनर्जी कंसिडर करेंगे, फिर उसके बाद जो हम मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द कॉमेट फ्रॉम द सन जो है वो उसको डिस्क्राइब करेंगे, और फिर हम उसके जो केसेस हैं उसमें दो मोस्ट केसेस हैं, ई इज ग्रेटर देन जीरो और ई इज लेस देन जीरो जो है इसको डिस्क्राइब करेंगे। इन दिस सर जी एनर्जी, ये मैक्सिमम वो मैं अभी बताता हूँ आपको। मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का क्या मतलब है, जैसे जैसे अब हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं ना वहां समझ आ जाएगी, इसलिए मैंने खुद ने यहाँ पे बात की उसकी। सबसे पहले हम देख लें कि एनर्जी इक्वेशन जो 8.35 अभी थोड़ी देर पहले हमने डिटरमिन की है, 8.35 ये एनर्जी इक्वेशन इसको कहते हैं। 1/2 म्यू आर डॉट स्केयर प्लस यू इफेक्टिव आर, और ये टोटल फिर इस तरीके से हो जाएगी, और फिर वो किसके बराबर है, टोटल एनर्जी ई के बराबर है। वो कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट का नाम हमने ई रख लिया क्योंकि हमें पता है कि ये टोटल एनर्जी है। और पता कहाँ से कब चला टोटल एनर्जी का, जब हमने यहाँ पे देखा कि ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है और ये उसके कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी है, और हमें पता है कि टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ से पता चला। तो फिर इस सूरत में हम उसकी टर्म्स को हमने डिस्क्राइब करना है। तो पहली टर्म क्या है, 1/2 म्यू आर डॉट स्केयर ऑन द लेफ्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। ये टर्म हमेशा ग्रेटर देन होगी या इक्वल टू जीरो होगी। क्यों, कोई बात इसके ऊपर बात कर सकते हैं आप, ऐसा क्यों है? ये असल में है काइनेटिक एनर्जी, और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी में जो वेलोसिटी है उसके डेरिवेटिव उसका स्क्वायर होता है, और अगर वेलोसिटी हमारे रेफरेंस सिस्टम के मुताबिक नेगेटिव भी हो तो जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब इट वुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और अगर वो पार्टिकल एट रेस्ट हुआ तो ये वाली क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। ठीक होगी बात, ये पहली टर्म की अंडरस्टैंडिंग जहन में रखनी है। Therefore, the comet's motion is confined to those regions where E is greater than, इसका मतलब ये है कि कमेट का मोशन सिर्फ उन रीजन्स में होगा जहां जहां पर रहते हुए उसकी एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी E ग्रेटर होगी उसके इफेक्टिव पोटेंशियल से या उसके बराबर होगी। ये गौर कीजिएगा, ये इफेक्टिव पोटेंशियल वाली टर्म ये वाली, ठीक है, और ये टोटल एनर्जी वाली टर्म, ठीक है। ये अब जब हम 1/2 एम आर डॉट स्केयर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 एम आर डॉट स्केयर इज इक्वल टू ई माइनस यू इफेक्टिव। अब हमने कहा कि ये वाली टर्म जो है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो फिर ई में से ये वाला माइनस होगा ये वाला, ठीक है। तो
उस सूरत में ई में से कुछ माइनस करके ये बनेगा, और ये हमेशा हमने कहा पॉजिटिव है, यानी 1/2 म्यू आर डॉट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है। तो इधर फिर ई को हमेशा बड़ा होना चाहिए यू इफेक्टिव से, ये वो बात कर रहे हैं, ठीक। और जब u 1/2 म्यू आर डॉट 0 होगा तो फिर ये आपस में बराबर होंगे। तो इक्वलिटी कब होल्ड करेगी इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसमें इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। और ग्रेटर देन इक्वल वाली कंडीशन का भी इफेक्ट होगी जब वो उसकी काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो होगी, और हमें पता है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। टू सी व्हाट दिस इम्प्लाइज, कहता अब ये देखने के लिए कि इस सारी चीजों का क्या मतलब है। I have redrawn in figure 8.5 the graph of U effective from 8.4। वो कहता है कि फिर दोबारा से फिगर 8.5 में U effective रीड्रा करेंगे। Let us consider first the case that the comet's energy is greater than 0। कहता है सबसे पहले हम दो केसेस ऊपर उसने कहा था हमने डिस्कस करने हैं। पहला ये यहाँ पे उसने बताया था दो केसेस डिस्कस करने हैं, ठीक है जी। पहला केस जो डिस्कस किया है वो ग्रेटर देन 0 वाला है, तो इसलिए हम यहाँ पे वो ग्रेटर देन 0 वाला केस ले रहा है। अ comet with this energy can move anywhere। कॉमेट जो है वो इस एनर्जी के साथ किसी भी जगह पे कहीं पे भी मूव कर सकता है, और वो हम रीजन डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे मूव कर सकता है और क्यों, हमें ये कैसे पता चला। इज अबाउट द कर्व ऑफ U effective but nowhere that is lying below the curve। और कर्व के नीचे ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहां पर ये जाएगा। मैं आपको सर E इज ग्रेटर देन 0 वाला आपको केस यहां पे नजर आना चाहिए, वो है ये वाला, ठीक है। यहां से इस तरीके से U, ये R मिनिमम है, यहाँ पे उसने ना R मिनिमम लिखा हुआ है, असल में R जो है वो इस तरफ को कम हो रहा है और इस तरफ को बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब ये जो E ग्रेटर देन 0 वाला केस है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम इधर को जाते जाएंगे तो पोटेंशियल से एनर्जी ज्यादा है, तो पार्टिकल इस रीजन में कहीं पे भी हो सकता है, और जैसे जैसे हम इस तरफ को जाएंगे वैसे वैसे पार्टिकल कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी ग्रेटर देन 0 है। लेकिन जब हम यहां पर पहुंच जाएंगे, यानी यहां पर, ठीक है, यहां पर जिसके करस्पॉन्डिंग ये R मिनिमम है, और इससे इस तरफ नहीं जा सकते, इस तरफ नहीं जा सकते। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि हम इस तरफ इसके क्यों नहीं जा सकते। देखें, ये जो ग्राफ है ये U इफेक्टिव का है, ठीक है ना, और U इफेक्टिव के ऊपर शर्त है कि U इफेक्टिव जो है ये या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए टोटल एनर्जी के। अगर तो इनमें से कोई कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट करती है तो ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं एग्जिस्ट करती तो वो मोशन पॉसिबल नहीं है। अब हम देखना चाहेंगे कि यहां पर क्या हुआ जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मोशन पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। अब आप गौर कीजिएगा कि जैसे जैसे हम इस तरफ को जा रहे हैं, ये जो मैं लाइन लगा रहा हूं इस तरफ को जा रहे हैं, तो जो इफेक्टिव पोटेंशियल का ग्राफ है वो यहां से इस तरह कम होते होते यहां पर अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करते करते फिर दोबारा से उसने फौरन बढ़ना शुरू हो गया,
हो गया, और आर की इस वैल्यू के ऊपर उसने क्रॉस कर लिया है आर एक्सिस को, और फिर क्रॉस करने के बाद वो ऊपर की तरफ को बढ़ता जा रहा है। ये इस तरीके से समझ आ गई बात की। अब टोटल एनर्जी हमारे पास ये है, इफेक्टिव पोटेंशियल भी इधर को प्लॉट किया हुआ है और एनर्जी भी इधर को प्लॉट की हुई है। अब गौर करें जरा, इस पॉइंट से इस तरफ यानी आर और कम किया जाए तो उस सूरत में जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है। किससे? एनर्जी से। एनर्जी ये है, एनर्जी ये है, ठीक है। और जो ही हम इस आर से यानी आर की इस वैल्यू से इस तरफ को जाते हैं तो आर कम होना है, इसका मतलब, ठीक है, आर कम हो रहा है। यानी ये जो आपको नजर आ रहा है, एक मिनट, ये जो आपको जीरो नजर आ रहा है, जीरो ग्राफ के ऊपर, इसका क्या मतलब है ये समझा दूं आपको। देखें, मतलब सेंट्रल हम कहा था फोर्स। कि बोले, बोलो रोशन बेट। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है सर। अब आया सर। अच्छा, ये उसको को नो बोले, सर, आवाज तो बिल्कुल भी नहीं आ रही ना। आपको नहीं आ रही? हेलो? जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा, ये वो जीरो है, इसके बारे में एक पॉइंट है वो याद रखना है अब आपने, वरना ये ग्राफ समझ नहीं आएगा। अभी तक आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, आप कह रहे होंगे ये मैं क्या बात कर रहा हूं, आर बढ़ रहा है आर कम हो रहा है, ये मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है ना, सर ये बात इसमें अभी समझ नहीं आ रही। आर मिनिमम और मैक्सिमम जो है ना, इस वजह से डाउट हो रहा है, ये नहीं समझ आ रहा है सही से। मैं अभी बताता हूँ। अब आपको ये नहीं सर समझ आ रहा अब आई होगा आवाज, कि फिर जब नहीं मैं, आएगी। सर जी हाँ ये जी, आवाज नहीं। सर ये इस सेंस में नहीं समझ आ रहा है कि जब कॉमेट सन की तरफ जा रहा है या उससे दूर जा रहा है तब मिनिमम या मैक्सिमम हो रहा है। मैं समझाता हूं ना, अभी आपको ये बात समझ आ जाएगी। अभी एक मिनट जरा, एक पॉइंट है बीच में जो समझाना है, जो अभी आप मिसिंग है आपके दिमाग में, वो बात पॉइंट जो है ना वो मैं आपके साथ आपको बताने लगा हूं, ठीक है। देखें, अभी मैं कैसे समझाऊं आपको, सन और कॉमेट की सूरत में समझा दूं, इसी या सूरत में अर्थ और समझा रहे कॉमेट की सूरत, अर्थ और कॉमेट की सूरत में समझा दूं? सन और कॉमेट की सूरत, क्योंकि एग्जाम्पल भी चलो, सन और कॉमेट की है। चलो ठीक हो गया। सपोज कर लेते हैं ये है मेरे पास सन, ठीक है। अच्छा, अब ये सन का सेंटर है, ठीक हो गया सर। ठीक होगी बात। सपोज कर लेते हैं कि ये जो है यहां पर कॉमेट है, ठीक है, नजर आ रही ना स्क्रीन सबको? जी सर। सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में जब हम इन दोनों के दरमियान जो फोर्स की बात करते हैं उसको हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। और उस सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब होता है? उस सेंट्रल फोर्स का मतलब ये होता है कि इस कॉमेट के ऊपर इस सन की वजह से एक फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, जिसका ओरिजिन इस सन के सेंटर पर है, ठीक होगी बात। इसलिए ये इस सेंट्रल पॉइंट से ये फोर्स ओरिजिनेट होती है, यानी जिस तरह हम कहते हैं पैदा होती है यहां से, ठीक है, ये समझिए फोर्स इस पॉइंट से पैदा हो रही, ठीक। और ये इस सर जी पॉइंट आपकी पर, आवाज। जब स्टेबल हो जाए मुझे बताना जरा।
हेलो। सर जैसे यहाँ तक समझ आइए, क्या ग्रेटर देन होगा जीरो से या इक्वल होगा जीरो से, वहां तक समझिए। उसके आगे ग्राफ तो बिल्कुल भी आवाज ही नहीं आएगा। अच्छा, आवाज किसी को आई क्लियर है आ रही आवाज? जो क्लियर रिकॉर्ड आ कर रही रहे है हैं मुझे। उसको आवाज आई है? मुझे सर आ रही है क्लियर। नहीं, जो रिकॉर्ड कर रहा है आप में से, उसको आ रही है आवाज ठीक? उसका पता नहीं है। तो स्क्रीन रिकॉर्डर तो आप में से कोई भी कर सकता है, एक दो तीन लोग कर लो। अच्छा खैर, इसका मतलब है ये मुझे दोबारा समझाना पड़ेगा। सर वो आप जीरो की बात कर रहे थे तो जीरो के बारे में नहीं बताया आपने, ये जो ग्राफ के होते हैं। अच्छा चलो खैर, अब ना जिनको आवाज नहीं आई ना, अब वो मुझे बता दें उनको आवाज अब ठीक आ रही है। उनको एक काम की बात बताने वाला हूं मैं। जी सर अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी आपके पास। सर आ रही है अब आवाज, पहले अच्छा कट हो रही थी आवाज। ठीक है, तो ये ये सिचुएशन, चलो मैं दोबारा इसको बनाता हूं। से क्वेश्चन है एक, बोलो। से जो ये कॉमेट पे फोर्स एक्ट कर रही है वो सन के सेंटर की वजह से है या सन की ग्रेविटी की वजह से? सन की ग्रेविटी की वजह से है, लेकिन सन से जो फोर्स किसी भी कमेंट के ऊपर या किसी भी प्लेनेट के ऊपर लगती है तो ऐसे फील होती है जैसे वो सन के सेंटर से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक समझ है। आई बात की? यस इसलिए फिर इसको कहते हैं कि ये फोर्स का ओरिजिन एट द सेंटर ऑफ सर। ग्रेविएटिंग बॉडी है, और सन है फॉर द प्रेजेंट केस। ठीक है, ये बात अब सारे लोग सुन रहे हैं या नहीं? यस सर। जी सर सुन रहे अच्छा, अब ये जो फोर्स एक्ट कर रही है, जिसका ओरिजिन हम क्या कहेंगे, यहां पर है सन के सेंटर के ऊपर। ठीक होगी बात? और ये कहां पर एक्ट कर रही है? कॉमेट के ऊपर। और कॉमेट हमने अस्यूम कर लिया हुआ है कि वो यहां पर है। ठीक होगी बात? और इस डिस्टेंस को हम आर कह रहे हैं, ये इन दो के दरमियान जो डिस्टेंस है। ठीक होगी बात? अब ये जो कॉमेट है, ये इस सन के बाद गिर्द जो है वो घूम रहा है या मोशन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्यों रोशन बेटा, आवाज आ रही है? जी सर अब आ रही है। ये बात आप समझ आ गई अब आपको, जो अभी तक की है मैंने? जी नो सर। सर, आवाज तो अब आई है। यस सर। नहीं, ये कॉमेट वाली और ये सन वाली, सेंट्रल फोर्स वाली। आ गई है सर। नो सर, अच्छा आवाज अभी आई है। अच्छा चलो खैर, मैं ये आपको बता देता हूं, यहां पे हमने अस्यूम किया हुआ ये सन है। मेरा कर्सर नजर आ रहा है आपको लोगों को भला? यस यस जी सर। 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 ये सन है, ये कॉमेट है, और ये जो मैंने एरो सा लगाया हुआ है ये फोर्स है, जो इस सन के सेंटर से शुरू होती है और उस कॉमेट तक जाती है। ठीक है, और कॉमेट इस सन के गिर्द मूव कर रहा है। ठीक है, अब यस सर। कॉमेट की पोटेंशियल एनर्जी, कॉमेट की टोटल एनर्जी हमने लिखी हुई है, और जो सन से फोर्स राइज होती है उस फोर्स की वैल्यू लिखी हुई है। इसकी जो टोटल एनर्जी लिखी उसका ग्राफ बनाया हुआ है यहां पर। ठीक है, और उस ग्राफ में इसकी टोटल एनर्जी एक दफा ये लिखी ली है कि एक दफा उसकी टोटल एनर्जी ये है, इतनी वैल्यू है उसकी, ये कांस्टेंट जो आप जहां पे आप मेरा कर्सर नजर आ रहा है। ठीक है, ई इज ग्रेटर देन जीरो। और सन की वजह से, इस सन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है इस कॉमेट की, उसका ग्राफ ये है। अब अगर आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है, नजर आ रहा है कर्सर आपको कहां पर है? यस ये सर। समझ आ गई बात की? यस सर आ गई। अब हम कर यहां पे ये रहे हैं, हम ये इस ग्राफ से इंफॉर्मेशन ये हासिल कर रहे हैं कि क्या ये कॉमेट जो है ये इस सन के कितना करीब आ सकता है। ठीक है, और कितना दूर जा सकता है,
ये इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ आई? आप मुझे ये बता दो जरा, इसकी बात समझ सर आए? आवाज देखे कितना करीब आ सकता है, इससे आगे नहीं समझे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि यहां से ये पता, यहां से हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कॉमेट सन के कितना ज्यादा से ज्यादा करीब आ सकता है, कितना ज्यादा से ज्यादा दूर जा सकता है। मीन कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस आर की जो कि डिस्टेंस है बिटवीन कॉमेट एंड सन, उसका इसकी एनर्जी के साथ या इसके पोटेंशियल के साथ क्या ताल्लुक है, या वो आर कितना मिनिमम आर हो सकता है, कितना मैक्सिमम आर हो सकता है। ये समझ आ गया अब आपको? यस सर, प्रॉब्लम आप समझ आ गया अब आपको क्या डिस्कस कर रहे हैं? जी सर, आगे। क्लियर है। जब मैं कहता हूं कि ये आर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉमेट है ये इस सन से इन्फिनिट डिस्टेंस दूर जा सकता है। ठीक है? जब मैं कह रहा हूं कि ये आर कम होते होते कम हो रहा है, तो इसका मतलब है ये कॉमेट जो है वो सन के करीब आ रहा है। ठीक होगी बात? यस अगर सर। मैं कहूं कि ये कॉमेट जो है वो इस 0 पॉइंट के ऊपर पहुंच गया है, यानी कॉमेट का ये जो आर है 0 हो गया, तो इसका मतलब ये होगा कि ये कॉमेट सन के ऊपर आ गया है, यानी सन के सेंटर पे चला गया है, या सन के साथ आके टकरा गया है। यूं समझ लें आप। समझ आ गई बात की अब? यस सर। जी सर, आगे समझ। अब ये हमें ग्राफ ये कह रहा है कि अगर कॉमेट की एनर्जी ई इज ग्रेटर देन 0 है, तो तब क्या सिचुएशन हो सकती है। ये हमें ये कह रहा है कि इसकी सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर ये सन है और ये कॉमेट है, ऐसे ये कॉमेट इस सन के करीब आएगा, आता जाएगा, लेकिन एक मिनिमम डिस्टेंस से ज्यादा करीब नहीं आ सकता, और इस मिनिमम डिस्टेंस के बाद वो दोबारा इस तरह जैसे इन्फिनिट डिस्टेंस से आया था वैसे ही इन्फिनिट डिस्टेंस की तरफ वापस चला जाएगा। समझ आ गई बात की अब? तो वो मैं कैसे कह रहा हूं ग्राफ से? मैं ग्राफ से कह रहा हूं ये एनर्जी चूंकि ई इज ग्रेटर देन 0 है, तो इस तरफ ग्राफ जो पोटेंशियल का ग्राफ है वो यहां से इस तरह है, और वो पोटेंशियल हमेशा कम है। किससे? एनर्जी से। और आपको बताया था कि एनर्जी पोटेंशियल जब तक एनर्जी से कम होगा तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, यानी मोशन पॉसिबल है। तो उस सूरत में इस तरफ में ये ज्यादा से ज्यादा ये जो पोटेंशियल है ये क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, जबकि एनर्जी तो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है कॉमेट जो है वो सन में इनफिनिट डिस्टेंस से आ सकता है, और वहां पर एक मिनिमम डिस्टेंस तक पहुंचने के बाद वो दोबारा वापस इनफिनिट डिस्टेंस की तरफ चला जाएगा। इस मिनिमम डिस्टेंस से ज्यादा क्लोज वो सन के पास नहीं आ सकता। ये कहां से पता चला? ये ग्राफ का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसने हमें बताया यहां से। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने आर की इस मिनिमम वैल्यू से आगे जाने की कोशिश की, वैसे ही ये वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गई। ठीक है? जो ही ये फॉल्स हुई है, तो इसका मतलब ये है कि हम इससे करीब सन के वो कॉमेट नहीं जा सकता अपनी इस एनर्जी के साथ। ठीक होगी बात? क्यों जी? ठीक है सर, रोलर कोस्टर की तरह आई हुई है। हाँ, समझ नहीं आई? हाँ, रोलर कोस्टर की तरह नहीं, रोलर कोस्टर तो इन्फिनिट पे नहीं जा सकती। हाँ, लेकिन आप समझ सकते हैं पोटेंशियल उस तरह का है। पीक पॉइंट पे तो जाता है अपनी। नहीं, वो फिर वापस आ जाती है ना, वो बाउंड मोशन है, ये अनबाउंड मोशन है फॉर द प्रेजेंट केस। एनर्जी तो इसकी बाउंड है ना, मतलब फिक्स होगी जिसके तहत ये। लेकिन उसके ऊपर क्या इस तरफ, क्या इस तरफ गौर कीजिएगा, क्या इस तरफ आर के ऊपर कोई पाबंदी है कि वो कहीं पे खत्म हो जाए? नो सर। इसका मतलब है कि इस तरफ से मोशन अनबाउंड है। मोशन बाउंड किस तरफ से है? लेफ्ट साइड से, सन की तरफ से सर। हाँ। ये बात समझ आ गई अब आप लोगों को? जी सर, आगे समझ। तो ये
ऑर्बिट होगा कॉमेट का किस वक्त, अगर कॉमेट की एनर्जी, टोटल एनर्जी उसके पोटेंशियल के साथ उसका ये वाला रिलेशन होगा। क्यों जी? सर कौन सा रिलेशन? यही ई ग्रेटर देन 0 होगा और पोटेंशियल इस यस तरह का सर, होगा जैसा ग्राफ में शो किया गया है। यस सर, ठीक है। ठीक है, अब हम आखिरी केस डिस्कस कर लें, बस फिर आपकी जो है ना कैद से खुलासी हो जाएगी, जो मुश्किल से 30-34 आदमी बैठे हैं। आखिरी प्रॉब्लम डिस्कस कर लें, क्योंकि फिर ये मुझे दोबारा सारी बातें बतानी पड़ेंगी अगर मैं कल के लिए इसको छोड़ता हूं। देखें जरा, अब दूसरा केस है ई इज लेस देन 0 वाला। नजर आया आपको ये? यस सर। जी यस सर। सर। अब देखें, अगर एक मिनट में पहले कोशिश करता हूं, इनको मैं डिलीट कर लूंगी जो पहले आए थे लिखे हुए। चलो जाओ, मेरा मैं मोबाइल यूज कर रहा हूं यहाँ पे। कितनी देर में? ठीक है। ये ऑलमोस्ट जो है ना वो हमारे काम की चीजें वाजे हो गई हैं। अब देखें जरा, जो ही हम इस डिस्टेंस से पूरा करना कर से नजर आ रहा है ना आप लोगों को? इस जी यस सर। सर। डिस्टेंस से सन के क्लोज जाएंगे ना तो ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगी। और हमें पता है कि ये कंडीशन जब तक फॉलो नहीं करती तब तक मोशन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि ये आर मिनिमम डिस्टेंस से वो पिकल सन के करीब नहीं आ सकता इस आर से। और जब हम इस तरफ को जाने की कोशिश करते हैं तो ये देखें, यहां पे आके दोबारा ये कंडीशन फॉल हो गई है। यहां पे देखें, ये पोटेंशियल बढ़ गया है एनर्जी से इस रीजन में। नजर आया या नहीं? यस सर। इसका नजर आ रहा मतलब ये हुआ कि वो पार्टिकल मिनिमम डिस्टेंस यहां पर आ सकता है, यहां पर, और मैक्सिमम डिस्टेंस यहां पर। अब मैं एक्चुअल सिचुएशन में बताता हूं जो आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रही। वो ये है कि अगर इस तरीके से यहां पर हो आपका सन और ये हो कॉमेट, तो कॉमेट क्या करेगा? कॉमेट इस तरह एक तरफ तो मिनिमम डिस्टेंस से उसके करीब रहेगा और दूसरी तरफ ये वाला डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस दूर जा सकता है। ये वाला ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाली सिचुएशन को, ठीक है। और ये वाला मिनिमम डिस्टेंस ये वाली सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां यस से सर, पता ठीक है। चला कि अब वो कॉमेट क्या करेगा, वो यहां से सन के से दूर जाएगा, लेकिन वो अब इन्फिनिट नहीं जा सकता। अब यहां से उसको वापस आना है, क्योंकि यहां से आगे वो इसलिए नहीं जा सकता कि कंडीशन ट्रू नहीं रहेगी, ठीक। और वो वापस आ जाएगा, फिर वो करीब आना शुरू हो जाएगा। जब वो करीब आएगा तो वो करीब आते आते इस डिस्टेंस से ज्यादा करीब नहीं आ सकता, क्योंकि फिर वो कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरीके से ये यहां से इलिप्टिकल पाथ में इसके गिर्द मूव करना शुरू कर देगा। तो ये मतलब है यहां पर उसके आर मैक्सिमम और आर मिनिमम का, और इसको कहते हैं बाउंड ऑर्बिट। ये अब कमिट कहीं नहीं जाएगा, ये बिल्कुल उसी तरीके से मूव करना शुरू कर देगा जिस तरीके से हमारी जो अर्थ है वो सन के साथ वो गिर्द मूव कर रही है। तो वो कॉमेट भी किसी ना किसी ऑर्बिट में सन के गिर्द जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। सर अगर इस उस केस में सन स्टेशनरी है कॉमेट के क्या, लिए? किसने कहा आपको? सर मैं पूछ रहा हूँ कि इस केस में हम्म, सन स्टेशनरी है? सन के ऊपर हमने अपना जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको अस्यूम किया हुआ है, इसलिए हमें फील हो रहा है सन स्टेशनरी है। क्योंकि जितनी स्पीड से सन चल रहा है उतनी स्पीड से उसके ऊपर जो है वो हम बैठे हुए हैं। आपको पता है ना, आप इस वक्त अर्थ के ऊपर बैठे हुए हैं और खासी तेज वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, जी सर। लेकिन कभी फील हुआ है? नो सर। इसलिए
और कोई बात किसी ने पूछनी है तो ये उसने बॉन्डेड ऑर्बिट और आर मिनिमम ऑर्बिट का तस्करा किया हुआ है। और अगर ये दोनों डिस्टेंस आर मैक्सिमम और आर मिनिमम बराबर हो जाएं तो फिर हम कहेंगे कि ये जो है वो सर्कुलर मोशन है। और सर्कुलर मोशन में एनर्जी ये होनी चाहिए, ये, क्योंकि इस सूरत में देखें वो जो ही इस पॉइंट से इधर जाना चाहेगा तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इस पॉइंट से इधर जाना चाहे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब है वो एक कांस्टेंट रेडियस से सर्कुलर पाथ में सन के गिर्द मूव करना शुरू कर देगा कॉमेट। और वो कांस्टेंट रेडियस क्या होगा, जहां पे इस पोटेंशियल का मिनिमम है। ग्राफ हमें बता देगा कि वो कांस्टेंट रेडियस क्या है। ठीक होगी बात। तो ये शो किया उसने अनबॉन्डेड ऑर्बिट वाला, और ये शो किया उसने बॉन्डेड ऑर्बिट वाला। ठीक होगी बात। सर तो कल हम डिस्कस करेंगे द ऑर्बिट इक्वेशन। तो अब आप जो है ना, अगर रिकॉर्डिंग, आई होप कि रिकॉर्डिंग ठीक हो गई होगी, आप उस लेक्चर को बारहा सुने और उसमें कोई मसला हो तो फिर मुझे कल आते ही पहले डिस्कस करना है आप लोगों ने। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है सर। यस सर। और 2 मिनट के लिए शफीक किधर है?